एक बार फिर आपको खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कल कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी। और आज जो इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने दिया है, उसमें काफ़ी हैरान कुन नंबर्स भी थे। और ख़ास तौर पर जब बजट आने वाला है, आप हमेशा सुनते हैं कि कहा जाता है बजट अवाम दोस्त होगा, अवाम के लिए बहुत कुछ होगा, टैक्सेस में कमी होगी। पिछले साल भी हमने देखा कि तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ डाला गया वो माजी में कभी हमने नहीं देखा। और टैक्स नेट को बढ़ाने की भी बात की जा रही है, लेकिन उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगी, इस्लाहात क्या होंगी। और ख़ास तौर पर जो हमारा रियल इस्टेट सेक्टर है, पावर सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा FDI मौसूल हुई हैं पिछले साल भी। दुबई जाना नाज़रीन सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो उनका फार्मूला है रियल इस्टेट सेक्टर को जिस तरह उन्होंने तरक्की दी है, जो दुबई जैसे डेवलप्ड हुआ है, वो फार्मूला अपनाना बहुत बुरा क्यों गवर्नमेंट को लगता है। और रियल इस्टेट सेक्टर को रिलीफ कब दिया जाएगा? आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा सर, ये बताइएगा कि रियल इस्टेट सेक्टर में जो टैक्सेस हैं पाकिस्तान में, जो मुश्किलात हैं ख़ास तौर पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि FDI भी रियल इस्टेट सेक्टर में आ रही हैं, मुश्किलात रियल इस्टेट सेक्टर की हल कैसे होंगी? ये एक सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकॉनमी में अहम रोल प्ले कर सकता है। देखिए, हमने गुज़िश्ता साल भी के साल के आगाज़ में बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इनको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि हमारे पर कुछ नए टैक्स इम्पोज उन्होंने किए, जैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो हमने ये बताया कि हम कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप हमारे पर FED लगा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जैसा कि अभी लास्ट हमारी मीटिंग सेनेट में भी हुई, सेनेट फाइनेंस कमेटी में और रेवेन्यू कमेटी में भी, और उसके अलावा चेयरमैन FBR वगैरह से मिले, तो उनका कहना ये था कि, और ये बात शायद हकीकत भी है, कि उन्होंने कैबिनेट को FED ख़त्म करने के लिए भेज दिया है और इस साल बजट में FED ख़त्म हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब होता है कि कंसेंसस के साथ अगर आप मशवरे से कोई काम करेंगे ना, तो कोई ऐसा टैक्स लगाने से जिसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो फिर ऐसा टैक्स ना लगाएं। उससे होता ये है कि इन्वेस्टमेंट आना रुक जाती है। लोगों के अंदर एक अजीब किस्म का, जिनको नॉलेज पूरी नहीं होती है, किस तरह का तासुर बनता है कि कोई ऐसा टैक्स लग रहा है जिससे हम शायद जाके इंगेज हो जाएंगे या हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हमें 2-3 सेशन में बुलाया गया, सेनेट में भी बुलाया गया, उसके अलावा जो FBR में जो पॉलिसी हेड हैं उन्होंने भी बुलाया। तो हमने उनको यही सजेशंस दी। मिसाल देने के लिए मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ कि इस वक्त हमारे ऊपर एक S7F के नाम से एक टैक्स हमारे ऊपर लागू है, जो हम अपना यानी कि जो इनकम टैक्स जिसको कहते हैं वो हम पे कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने उनको सजेस्ट किया कि अगर ये टैक्स आप हमसे पर स्क्वायर फीट और पर स्क्वायर यार्ड लें तो आपको टैक्स भी ज़्यादा आएगा और हमें ये मालूम होगा कि हमें टैक्स कितना देना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम 2 लाख स्क्वायर फीट का अगर काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि पहले दिन से पता है कि ये 2 लाख स्क्वायर फीट पे हमें कितना टैक्स देना है। अच्छा, इसमें एक और फ़ायदा ये है कि इसमें करप्शन भी एक तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंट पे है। हमें जो NOC मिलती है उसके ऊपर हमारा कवर्ड एरिया लिखा होता है। तो ये हमने उनको सजेस्ट किया कि अगर आप इस तरह से इस टैक्स को हमसे ले लेंगे तो आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा और हमें डेफर्स और वो क्वार्टरली हम पे करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, मैं आपकी बात सुन करूँगी, लेकिन ये क्या फर्स्ट टाइम हुआ है कि तमाम थिंक टैंक को, स्पेशली जो जिस डिपार्टमेंट का था उसको लूप में लिया गया, जिसने आपने बताया कि आपको बुलाया गया, आप वहाँ पे गए, आपकी सजेशंस वहाँ पे गई, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है या पहले भी आप लोगों को लूप में लिया गया? मेरा ख्याल है कि पहले भी था, लेकिन इतना मुस्तकिल मिजाजी से नहीं था जैसा कि अब इन दिनों में। जी, ये पॉजिटिव साइन है। और मुझे याद है कि लास्ट अक्टूबर में हमें जो है वो चेयरमैन FBR और मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने हमें बुलाया, और सिर्फ हमसे मुराद पूरे पाकिस्तान से, चूँकि हमारी एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, तो पूरे पाकिस्तान से बुला के और उन्होंने तकरीबन 2-3 घंटे हमारे साथ लगातार मीटिंग की। और जैसा आपको शायद नॉलेज में है कि मेरे ख्याल है नवंबर में जो है पूरे पाकिस्तान के जो रेट थे, प्रॉपर्टी के जो रेट थे वो रिवाइज होने जा रहे थे। तो उससे पहले उन्होंने FBR ने अपनी जो वैल्यूएशन करती है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की वैल्यूएशन अपनी मर्ज़ी से कर ली थी, और उनको जिन लोगों से उन्होंने कंसल्ट किया था उन्होंने उनको शायद मिसगाइड किया था, या ये कि उनको हकीकी फैक्ट्स नहीं बताए थे। तो जब हमारी चेयरमैन FBR और मिनिस्टर फाइनेंस के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने 2 दिन के लिए हमारे लिए पूरा FBR ऑफिस खोल दिया, जो कि हमें 24 घंटे उनके ऑफिसर्स ने और हमारे पूरे पाकिस्तान से हमने टीमें बुला के काम किया।
तो हम तकरीबन समझ लें कि 90% उनको ये समझाने में और ये बताने में कामयाब हुए कि असल वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है और आपने जो असेसमेंट की है वो इससे बहुत ज़्यादा है। तो उसके नतीजे में एक एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आए और उसकी वजह ये थी कि अगर ऐसा नहीं होता तो उस मिसाल देने के लिए बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें नॉर्थ नज़्माबाद, गुलशन इकबाल, फेडरल एरिया में उससे पिछले साल अगर कोई रेट था तो अगर उसमें 20%, 30% इजाफा हो रहा है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि जो लोग बेयर ना कर सकें। लेकिन अगर एकदम आप 100% इजाफा करने जा रहे हैं कि रफ़ ऐसी मैं एस्टिमेट बताता हूँ कि इस्लामाबाद के लिए उन्होंने, मैं चूँकि इस्लामाबाद में बिज़नेस करता हूँ, तो इस्लामाबाद में उन्होंने अपार्टमेंट का रेट 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया था। यानी 60,000 स्क्वायर फीट के ऊपर आपने कोई 10% का 11% का टैक्स देना है जब आप उसकी परचेज़ करने जा रहे हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है। पूरे इस्लामाबाद में 60,000 रुपये स्क्वायर फीट का कोई अपार्टमेंट नहीं है। मतलब कहने का मकसद है कि जो आप आदाद शुमार बता रहे हैं, इसका मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें लगभग 3 से 4 लाख रुपए जो है वो टैक्सेस नहीं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे तकरीबन 10-11 लाख रुपए टैक्स, जी हाँ, जो कि CVT और मुख्तलिफ किस्म का टैक्स है वो सारा मिला के तकरीबन 10 से 11% टैक्स पे कर जाता है। असल देखें बात वही है कि जो सवाल आपका था मैं उसी तक महदूद रहने की कोशिश करूँगा। तो इस दफ़ा कम अज़ कम उन्होंने ज़्यादा संजीदगी से और ख़ास तौर पे फिर जब उन्होंने बुलाया हमें सेनेट में, तो सेनेट में उन्होंने पूरी FBR की टीम को बिठाया हमारे साथ। उनका मकसद ये नहीं था कि वो सिर्फ हमारी बात को सुने, और उसके बाद हमने उनको रिकमेंडेशंस भी उन्होंने कहा कि आप हमें ये सारी चीज़ों की रिकमेंडेशंस भेजें। और सिर्फ हमें नहीं बुलाया, पाकिस्तान की तमाम एसोसिएशन, पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स, उसके अलावा फेडरेशन, और जिस सेशन में हम थे उसमें भी कम अज़ कम कोई एसोसिएशंस और इसी तरह से चैम्बर्स मिला के कम से कम कोई 30 से 40 लोग आए हुए थे। और उन्होंने हमारी 20, 25, 30 मिनट तक बात सुनी, हमसे क्रॉस क्वेश्चंस किए। और एक और बात असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बिज़नेस है ना, वो बररास उसका ताल्लुक़ एक आम आदमी से है। वो जैसा आप कहते हैं ना, हेल्थ का ताल्लुक़ है तो हेल्थ का ताल्लुक़, एजुकेशन का ताल्लुक़, इसी तरह रियल इस्टेट का और बिल्डर डेवलपर बिज़नेस का ताल्लुक़। यानी कि हम यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, हम में से हर एक को किसी घर छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, लेकिन उसको घर चाहिए। तो और एक और भी बात हमने उनको समझाई कि कम अज़ कम एक प्रॉपर्टी यानी कि एक मिल्कियत ऐसी हो जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब भी आप, जैसे आप सारे लोग जो नौजवान लोग हैं, वो कोई वन टाइम जब परचेज़ करते हैं कोई भी, तो वो अपनी सेविंग से जाके ख़रीद रहे होते हैं। अच्छा, उस दौरान में जब वो कोई अपनी सैलरी ले रहे होते हैं या कोई छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी वो टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद पहली प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। ऐसा ही है। और सर आपसे बिल्कुल वो तफसीली है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है, बल्कि पैदा होने से पहले ही जो हॉस्पिटल के टैक्सेस हैं, उसके बाद दूध के डब्बे पे टैक्सेस हैं, तो ये बिलवास्ता और बराह रास्त जो टैक्स हैं, ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं एक आम आदमी पे। आमिर शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। एक बात जो आपने पहले चंक में हमसे बात की कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से थोड़ा सा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर IT की तरफ जाएंगे कि जो हम अपने माजी से सबक क्यों नहीं सीखते। पहले भी हम इस किस्म के स्कैंडल्स देख चुके हैं, फिर हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ एक और स्कैंडल अभी आ रहा है कि जनाब यहाँ पे गंदम के हवाले से ख़राब हो गई है। तो क्या हम अपनी चीज़ों को बेहतर करके इसी तरह से इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं कर सकते? क्या वाकई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिर्फ हमें टैक्सेस का सहारा लेके जो तनख्वाहदार तबके की खाल खींची जाती है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम करप्शन को कम कर लें? मसला वही है, एक तो बदइंतज़ामी और करप्शन, ये बड़ा एक नासूर है हमारे पूरे सोसाइटी में। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ इसको कोई पहले ज़माने में होता था कि इसको बुरा समझते थे। कोई करप्ट आदमी तो कहते थे अच्छा इससे ना मिलो, तो वो कहते हैं अब इससे मिलो, जो सही आदमी है उससे ना मिलो। तो अभी मसला ये है कि ये तो हमारे एक मिजाज में, हमारे इसमें शामिल हो गई ये चीज़ें। दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर का मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि ये देखें, ये गलतियाँ आपको याद आ गई ना कि भाई हमने वीट या चीनी बाहर भेज दी, जी बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, और फिर वही माफिया उस चीनी को बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं और वो उसकी कीमत जो है ना 1.5 गुना कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने 100 रुपये में बेची आपने किलो, तो आप 150 रुपये में किलो में वापस लेकर आए। आज देखें ना, जो 58 रुपये किलो चीनी थी वो इस वक्त कहाँ चली गई? 3 साल पहले की बात है ना। तो आज कितने की है? वो 180-185 रुपये किलो तकरीबन इसकी जो है ना वो कीमत हो गई है चीनी की। तो अब ये हमारी अपनी चीज़ें हैं। गंदम है,
आटा देख लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और दुनिया का बेहतरीन चावल पाकिस्तान से चावल जो है ना, दुनिया का बेहतरीन चावल जो है ना पाकिस्तान में, लेकिन वो हमारे नसीब में नहीं है। आम हमारे नसीब में नहीं है, मतलब ये यानी पाकिस्तानियों के नसीब में नहीं। हम वो कहते थे कि वो मार्शल दौर हो जाता था ना, मार्शल लगा जब जाके दौर में, तो उस वक्त जो इस तरह का एक तासुर आया कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, कम से कम पाबंदियाँ हम पे लगी, हम जो असल जो आम थे और वो जो चावल थे वो खाने को मिले। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो चीज़ें, पेटियों की तारीफ मत कर दीजिएगा वरना एक और मसला खड़ा हो जाएगा। अब मसला ये आ रहा है कि ये जो आपने जो हमारा जो मेन, अब देखें ज़राअत है, तमाम जागीरदार बैठे हुए असम्बलियों में, वो टैक्सी नहीं लगने देते, ठीक है ना। ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि वो आप देखें सबसे बड़ा जो, मैं इंडिया की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन आप इंडिया ने जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जागीरदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया, जागीरदाराना निज़ाम सिस्टम ख़त्म कर दिया। इंडिया का टॉप मोस्ट जो एक्टर है उसको भी मना, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, आप इस ज़मीन को ख़रीदने के हकदार नहीं है क्योंकि आप किसान नहीं हैं। तो अब वहाँ पे इतना उन्होंने सबसे पहला काम किया। अभी आप ये चले जाएं, आप ज़रा इंटीरियर सिंध चले जाएं, आप इंटीरियर पंजाब चले जाएं, तो 1-1 मील तक तो इनकी ज़मीनें ख़त्म नहीं होती। तो जो इस तरह से ज़मीनों पे कब्ज़े करके बैठे हुए, तो वो उन्होंने तो अपनी इजारादारी बनाई। अब आप देखें शुगर मिल्स, तो सर ये काम करना चाहिए ना, एग्रीकल्चर को, कल्चर का लफ्ज़ अगर हटा देंगे तो इंडस्ट्री कर दें तो काफ़ी सारे फ़वाइद ये हो सकता है, बेहतर हो सकता है। आप देखिए ना, जो आपकी शुगर मिल्स हैं वो किन की हैं, आप ज़रा उनका हिसाब किताब निकालें, वो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप जिक्र भी नहीं करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे बिलाल भाई कि अपने किसी प्रोग्राम में नाम ना। आप मतलब बिलाल भाई से कह रहे हैं तो कि कहने का ये मकसद है, क्योंकि ये चूँकि इकॉनमी पे देखे ना, हमारी तरफ से तो इकॉनमी में अथॉरिटी यही है, यही बात करते हैं ज़्यादा इकॉनमी पे। तो अब मकसद कहने के, जब तक आप अपना जो मेन सोर्स है उसको आप सही यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप कैसे अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट, जिस तरह इंडस्ट्री की बात की इन्होंने, जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी, आपसे कौन लेगा चीज़ें, ठीक है। अब मुश्किल है ना, बिजली आपने महंगी कर दी और इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। भाई आपने 7 रुपये का जो जिक्र किया और उसका जो आपने पोस्टमार्टम किया कि क्या उसका था कि वो सब बकवास था, झूठ था। IMF के बगैर आप हिल नहीं सकते। कर्ज पे कर्ज आ रहा है आपका, ये कोई आपको कोई हमदर्दी में, अभी मेरा ख्याल है कोई 3 लाख से ऊपर हो गया है जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो मकरूज है, ठीक है ना। 3 लाख रुपए से ज़्यादा का मकरूज है। अब हमारे पास जो इस वक्त जो फिगर्स आ रहे हैं तो और बढ़ रहा है। तो अब ये मसला है कि इनको एक उस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि कर्ज़ों से कौमें नहीं बनती, मुल्क नहीं बनते। आपको एक दौर था कि हम चाइना को कर्ज देते थे, ठीक है ना, हमारे पास तो मिसालें मौजूद है ना, हमने जर्मनी को कर्जा दी, ठीक है, हमने मलेशिया बना दिया, ठीक है। और बात भी बहस छिड़ जाती है कि अगर भारत को ज़रूरत थी उस वक्त, तो भारत ने एक दफ़ा कर्जा लिया 90s की दिहाई में, उसके बाद उसको कवर अप भी किया, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, जब हम खान साहब की गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन ना लेने के कुछ असरात तो हुए। ये ज़रूर है कि इकोनॉमी को सारा देने के लिए बाज़ वक़्त आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद उससे निकल भी जाना चाहिए। असल में यही मसला भी ये कह रहे हैं कि जी आखिरी, आज दिन में भी हमारी जो बात हुई है कि जी ये आखिरी कर्जा होगा, आखिरी पैकेज होगा हमारा जो है ना इनके साथ। लेकिन मुझे बताएं, तो प्रोग्राम चल रहा है 7 अरब डॉलर का, और मज़ीद आप जो कर्जा ले रहे हैं तो वो इस साल तो ख़त्म नहीं होगा, आप अगले साल भी मजबूर होंगे। बैंक से 10 साल में 40 अरब डॉलर ले रहे हैं, मायदा जो है ना, पर ईयर $4 बिलियन। अच्छा, इसमें अभी चूँकि आपने एक मौजू छेड़ दिया और वो अच्छा मौजू है माशी तो मईशत के हवाले से। देखिए, आपने जिक्र किया कि इंडिया ने जो है ना वो माशी पॉलिसी 90 की दहाई में बनाई, किया था। तो जो उन्होंने पॉलिसी बनाई ना, इकनॉमी पॉलिसी, उसको हुकूमतें आती और जाती रहीं, वो तब्दील नहीं हुई। जब मनमोहन सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे तो उस वक्त वो पॉलिसी बनी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसने कंटिन्यू किया। तो कोई भी पॉलिसीज़ हम भी अपने सेक्टर के लिए कहते हैं कि कम से कम 10 साल 15 साल के किसी भी सेक्टर में, तो जब आप ये पॉलिसी बना देंगे, क्योंकि मईशत जो है ना, मईशत का जो पहिया है ना वो चलता रहना चाहिए, वो चाहे हुकूमतें आए और जाएं, उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो हो ये रहा है कि हमारे यहाँ जो है ना हर 6 महीने बाद, हर साल के बाद जो है कोई ना कोई उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, उस पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे
तो इसी तरह के मसाइल जो है ना वो बिल्कुल चलते ऐसा रहेंगे। ही है, या तो किसी की नौकरी 5 साल की कर दी जाए या और हुकूमतों को दूसरी 3 बात साल कर इसमें दिया जाए, तो शायद पाकिस्तान एक में और बात भी है, आपने बेहतरी आ सवाल सके। किया था आमिर साहब से, जी सर। तो उन्होंने वैसे जवाब दिया, लेकिन उसमें एक इजाफा मैं करना चाहता जी, हूँ। असल उसमें गवर्नेंस का मसला, हुकूमतों का काम जो है ना गुड गवर्नेंस है। होता है क्या कि जैसे आपने कहा कि वो खराब हो गेहूँ खराब हो बिल्कुल गया, ऐसा ही है। फलानी चीज खराब हो गई, तो खराब जिसका काम है वो अपना काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैं एक और भी बात कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपको एक वजीर खुराक पूरे सूबे की बुनियाद पे होता है, तो जब तक और वो उसका इदारा अमलन काम कर ही नहीं रहा होता, वो बैठ के तनख्वाहें लेते बिल्कुल हैं, ऐसा तो उसको ही है। जब तक आप जो है ना इख्तियारात निचली सतह तक नहीं लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये इश्यूज हमेशा बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी तरफ चलते हैं सर, खास तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो एनर्जी सेक्टर है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, कितना रिलीफ है? क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का तो मसला नहीं है, साथ साथ गैस का भी इशू है, फिर जाहिर सी बात है पेट्रोल भी चाहिए आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए। क्या आप समझते हैं कि किस हद तक रिलीफ मिला है और पिछले सालों में आपको क्या इशूज़ रहे हैं? देखिए जी, हमारा कंपटीटर्स जो है, आप ये समझ लीजिए, कंपैरिजन करते हैं हम, इंडिया से कंपैरिजन कर लें, श्रीलंका से कंपैरिजन कर लें, चाइना से कर लें, इलेक्ट्रिसिटी में तकरीबन 1:2 का फ़र्क है। हमारी प्राइस उनसे डबल है, और गैस सेक्टर के अंदर 4 टाइम हम उनसे ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मैन पावर ऐसा है कि जो उनके मैन पावर से हम 50% हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही है, तो ज़ाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा है। तो यही वजह है कि हम कुछ भी कर लें, हम जो है किसी भी तरीके से यूरोप की मार्केट को या दूसरे मार्केट्स को हम मीट नहीं कर सकते। वो हमें बहरहाल हर हालत के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी पे देखना पड़ेगा, उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट अलग दे रही है, रेट्स अलग हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और उसके बावजूद भी हम बिजली महंगी ख़रीद रहे हैं। अब ये देखें, 2 तरफ से लॉस है। इसी तरह गैस की पोजीशन है, ये 2 सेक्टर जो है वो आपको एक्सपोर्ट पे बड़ा मेन किरदार अदा करते हैं। जब अभी आप लेवी लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद तो क्या पोजीशन होगी टेक्सटाइल सेक्टर्स की, या वो लोग जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, तो बिल्कुल आपने समझ लें इसके बाद कमर टूट जाएगी। और सर अभी भी जब और आप हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। खासकर टेक्सटाइल का आपने जब जिक्र किया तो छोटे लूम्स थे खास तौर पे पंजाब में, फैसलाबाद में और सियालकोट वगैरह में, वो बंद पड़े, लोग वहाँ सख्त परेशान है सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अब ये कि जब तक कि इसको सब्सिडाइज के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, चाहे बिजली को चाहे गैस को, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करे, अपने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो गलत एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जो कि हम गलत पैसे दे रहे हैं, वो जेब घूम फिर करके आप हमारे और आपके पैसों से ही निकल रहा है। तो उसको उस एग्रीमेंट को नेगोशिएट करे, दोबारा से इसको ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, उसकी कॉस्ट को जितना मिनिमाइज़ कर सकती है, जब तक ये मिनिमाइज़ नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के बराबर नहीं लेकर आएंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसमें कुछ पेशरफ हुई भी IPPs वाले मामले में, लेकिन वो अभी भी नाकाफ़ी है। अच्छा, इसमें हम ये बताते चले कि प्राइवेटाइजेशन की जब बात आती है तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल होती है, और मुल्कों को जो काम है वो गवर्नमेंट की सतह पे जो करने हैं वो अलग चीज़ें होती हैं जो पॉलिसीज़ मेकिंग है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये नहीं है कि इदारों की ऑडिट ना की जाए, ऑडिट ज़रूरी है। बिलाल एहसन से भी एक तफसीली गुफ्तगू और पोस्टमार्टम करना है हमें, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।